अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। आज हम बात करेंगे एक मखसूस नशिस्तों को लेके जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, वो कंट्रोवर्सी कहाँ पे सेटल होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। जो वफाक में एक्सपेक्टेड कैबिनेट आ रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि एक बड़ा अहम ओहदा है वो किसी को नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। और उसके अलावा जो मुल्क की ओवरऑल सियासी सूरत-ए-हाल है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला आ रहा है। क्या फैसला हो सकता है उसके बारे में हमने जब समाअतें चल रही थी तो हम उसके ऊपर हम अपना तज़िया देते रहे थे, लेकिन फैसला क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, जो रिज़र्व सीट्स थी इसको लेके हम 2-3 दिन से प्रोग्राम के अंदर बात कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया उस फैसले के अंदर जो कहा गया, एक ने इख्तिलाफ़ किया कि ना इनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाएँ, लेकिन आज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, नोटिफ़िकेशन जारी हो गया। बाकी जमातें जो थी उनको मिल गई हैं सीट्स। अब उसमें कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी रहेगी। मतलब देखें ना, अगर कौमी असेंबली में उनको सीटें मिली हैं तो वहाँ पे स्पीकर हलफ़ ले लेगा। पंजाब में ले लेगा, वो बलूचिस्तान में ले लेगा, सिंध में ले लेगा। लेकिन केपीके में नहीं लेगा, केपीके के अंदर नहीं लेगा तो क्या होगा? एक कियोस्क खड़ा होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा भी नहीं है। आज 5 तारीख हो चुकी है, 6, 7 और 8 तारीख को इलेक्शन है प्रेज़िडेंट के, तो अभी तक कोई स्टे नहीं मिला। तो इसका मतलब प्रेज़िडेंशियल इलेक्शन के भी चांसेज़ है कि वो इसके बगैर हो जाए। तब तक कि हियरिंग चलती रहे और वैसे भी इन सीटों से इतना फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं उन वोट के ऊपर। तो आपको लग क्या रहा है कि ये मामलात कहाँ जाएँगे, कहाँ पे रुकेंगे? क्या रुख इख्तियार करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमने कल भी बात की थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अब पार्टियों के अंदर जिन-जिन पार्टीज़ को नशिस्तें मिली हैं, उनके अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर अगर पीटीआई को ये सीटें नहीं भी मिलती थी, तो वो उनको नहीं मिल सकती। ये खुद अब लोग मान रहे हैं कि हमें नहीं मिल सकती, ये अगर उनको नहीं मिल सकती, क्योंकि ये उनका हक था। अगर उन्होंने कोई तकनीकी बुनियादों के ऊपर कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की थी, अव्वल तो उसके ऊपर भी बहस हो सकती है, लेकिन चले मान लेते हैं। लेकिन इनको किसी सूरत नहीं मिल सकती थी। लेकिन आज 1 मिनट में आपका लूँगा, जो जनरल नशिस्तें जो डिवाइड हुई हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त मज़ाहिया चीज़ आपको सुनाता हूँ कि 4 जो केपी की असेंबली की केपी के अंदर जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर 4 जो 2-2 सीटें मिली है पीपल्स पार्टी को, जेयूआई को और इसी तरह अक़लियती नशिस्त को भी मिली है और नून लीग को भी उसके बुनियाद के ऊपर मिली है नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें। और जो केपी असेंबली के अंदर मिली है, वो बहुत ही दिलचस्प है। केपी असेंबली में जमीयत उलमा इस्लाम, जो कि फजल रहमान की पार्टी है, उन्होंने जीती हैं 7 सीटें सूबाई असेंबली की, जबकि उनको रिजर्व मिल गई हैं 10। और इसी तरह जो 4 नशिस्तें हैं मिली हैं उसको, पीपल्स पार्टी को ने जीती हैं 4 नशिस्तें अपनी, लेकिन उनको मिली हैं 6 नशिस्तें रिजर्व के ऊपर। और नून केपी लीग को मिली है जो जीती है 5 जनरल सीट जीती है और 8 मिल गई हैं, यानी कि ऑलमोस्ट जेयूआई आप ने जितनी जीती है उससे डबल मिल गई। ये तो ये आपने बहुत ही नहीं, नहीं, आप ये केपी असेंबली का बता रहे हैं। जी, केपी असेंबली, मैं केपी असेंबली का बता रहा हूँ। केपी में ज़ाहिर है तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की काफ़ी ज़्यादा बनती थी, तो जो हाँ, डिस्ट्रीब्यूट काफ़ी करते काफ़ी तो ज़्यादा एक थी, तो निकलेगी ना, हाँ। कहने का मतलब ये है कि जितनी जनरल नशिस्तें उन्होंने सोची नहीं थी, उतनी मखसूस नशिस्तें दूसरे के मैंडेट के ऊपर मिल गई हैं। अब इसके ऊपर अकल काम मानती है, इसके ऊपर इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज़ मानता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर वो कोर्ट अब सुनाएगी फैसला, जब इनकी अपीलें लगेगी दोबारा वहाँ पे होगा क्या। तो ये अब मामला ऐसा है जिसके ऊपर जब ये चीज़ें कोई खुद पार्टी के बंदे कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल सकती, तो अब आप किस तरह सोच सकते हैं कि वो वहाँ पे हलफ लेगा स्पीकर उनसे? क्योंकि जब स्पीकर हलफ लेगा तो इसका मतलब है कि वो मान रहा है कि ये नशिस्तें ठीक है। तो फिर इसका मतलब वो आगे बैठ जाएँगे, और अगर ये तमाम पॉइंट ऑफ व्यू को ज़हन में रखें तो आपके सामने है, स्पीकर अगर हलफ नहीं लेता तो वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होगा। मैं तो पहले ही आपको कह रही हूँ कि बाकी तीनों सूबाई असेंबलियों में और वो जो है आपकी कौमी असेंबली उसमें हलफ हो जाना है। उसमें वो तो ले उसमें लेंगे वो। हलफ इसलिए हो जाना है कि वो तो बेनिफिशियरी है ना, जो-जो जी। हलफ लेंगे सारे बेनिफिशियरी हैं। वो केपीके है वहाँ पे नहीं होगा, तो असल में इश्यू वहाँ से जो है ना वो खड़ा होगा। लेकिन फिर भी खैर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना ही जाना, उन्होंने तशरीह करवानी है, क्योंकि कुछ आईनी चीज़ें हैं जिनकी तशरीह होनी बाकी कि अगर उनको आईनी तौर पे नहीं मिलती तो क्या ये सीटें खाली रखी जाएँगी या ये सीटें इनको दी जाएँगी? तो सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह कर सकता है, जैसे आर्टिकल 63 ए की भी तो तशरीह कर दी गई थी, तो इसकी भी सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर देगा तो बेहतर होगा कि चीज़ें सामने आ जाएँगी। अच्छा, अब हम मखसूस नशिस्तों वाला तो अब मामला चलता रहेगा, जब तक कि ये सेटल नहीं होता सुप्रीम कोर्ट से। वफाकी कैबिनेट जो है अभी तक उसका अनाउंस नहीं हुई, लेकिन न्यूज़पेपर में सोर्सेज़ के ज़रिए चैनल्स पे खबरें आनी शुरू हो गई हैं। उसमें 1-2 नाम जो बड़े अहम चीज़ें हैं वो ये है कि इसहाक डार को वज़ारत ख़ज़ाना नहीं मिल रही।
इसका मतलब ये है कि जो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत थी, उसमें हमने ये चीज़ देखी भी थी कि सागदार और शबाशी के इख्तिलाफ़ात सामने आए थे और जो आईएमएफ के साथ मसला हुआ था, वो भी ये था कि सागदार जो थे उनकी तरफ नहीं जा रहे थे, वो कहानियाँ और ही सुना रहे थे कि मादनियात है हमारे पास, हमारे ये रिज़र्व्स है, हमें ज़रूरत नहीं, हमारे दोस्त ममालिक देंगे और दोस्त ममालिक भी पैसे नहीं दे रहे थे जब तक कि आपका आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ। फिर शबाशी को खुद इंटरवीन करना पड़ा, जाके उनकी डायरेक्टर से मिले, सारे मामलात को हल किया और फिर एक वो जो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट हुआ था, वो 9 महीने का वो हुआ, जिसकी अभी थर्ड ट्रांश आनी है। तो अब इसाकदार नहीं है, उनकी जगह कोई औरंगज़ेब साहब आ रहे हैं, जो कि सीईओ हैं एचबीएल के और जस्टिस रमदे के दामाद भी हैं। तो बड़े घर के बंदे थे इसाकदार, नवाज शरीफ के बड़े फेवरेट थे। सुना है कि उनको वज़ारत ख़ारिजा दी जाएगी, लेकिन वो हमेशा से खज़ाना के मुतमन्नी रहे हैं, तो क्या होगा अभी इस महाज़ के ऊपर? फाइनल हो चुका हुआ ऑलमोस्ट कि औरंगज़ेब साहब ही आ रहे हैं कोई। बड़ी मजे की बात है कि वो वज़ीर ख़ज़ाना मशहूर थे शुरू से। तो हाँ। वज़ीर ख़ज़ाना जिस तरह वज़ारत ख़ज़ाना उन्होंने चलाई है, वो आपने बता दिया 16 माह में और जिस तरीके से खुद शहबाज शरीफ साहब को इंटरवीन करना पड़ा था, तो जिस चीज़ के अंदर एक्सपर्टी थी उनकी, वो नहीं चला सके। अब वज़ारत ख़ज़ाना वो कैसे चलाएँगे? वज़ारत ख़ारिजा अगर मिलती है, तो कैसे नहीं, चलाएँगे? तो ये तो 13 से 17 तक उन्होंने सही चलाई थी। 13 से 17 तक उन्होंने ठीक चलाई अच्छा, थी। उस इसमें वक़्त आप इसमें मैं एक कहेंगे और चीज़ बताऊँ कि शहबाज शरीफ साहब का जो था पहले तो नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए, फिर उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हारे गए जो नवाज शरीफ साहब के ग्रुप में थे। एक आखिरी कांटा जो था उनके रास्ते का, वो भी अब दूर होता हुआ महसूस हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर ख़ारिजा वो बनेंगे। हो सकता है वो सेहत की खराबी का कोई बहाना कर दें, वो अगर उनको ऑफ़र भी होती है। लेकिन एक जो कांटा था उनकी नज़र में या उनके उनके नज़दीक जो कि वो था, तो इस तरीके से मुक़्तदर हलकों वो 16 माह की कारकर्दगी अपनी जगह पे, उस 16 माह की कारकर्दगी से पहले भी हमने सुना था कि मुक़्तदर हलकों को जब नवाज शरीफ साहब का 13 से 17 तक का दौर था, उस ज़माने में भी इसहाक डार साहब के ऊपर इश्यूज़ थे। फिर 16 में ये जो बाद में अब 16 महीने की हुकूमत आई, इसके अंदर आगे जो कुछ उन्होंने कारकर्दगी दिखाई मिफ्ता इस्माइल को साइड पे करके, वो भी सबके सामने था। एंड पे उन्होंने मीडिया से गायब होना शुरू कर दिया था और गुस्सा करना शुरू कर दिया था। तो बाद में शहबाज शरीफ साहब ने इसका हल निकाला था कि वो खुद जाके उन्होंने सारा प्रोग्राम वगैरह की जितनी शराइत वगैरह थी उन्होंने वो की थी और जिस वक़्त आए थे उस टाइम उन्होंने बढ़ के सड़कें मारी थी। तो अब एक जो आखिरी नवाज शरीफ साहब की टीम का बंदा था, जो कि उनका परमानेंट एक किस्म का वज़ीर ख़ज़ाना था, वो भी अब नहीं है। तो मेरे नज़दीक जो है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए रास्ता साफ हुआ है। अब ये जो औरंगज़ेब साहब जो आप बता रही हैं, इसमें शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा मुक़्तदर हलकों की ही मर्ज़ी शामिल होगी। उनकी मर्ज़ी के बगैर शहबाज शरीफ साहब हो सकता है जानते भी ना हो ये औरंगज़ेब साहब को, हो सकता है कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हो। तो ये उनकी मर्ज़ी से सारा कुछ आया। तो ये है बिल्कुल एक बात। ब्रीफिंग ली आज उन्होंने उनसे मंडे को ब्रीफिंग ली और उनको गो अहेड दिया कि आईएमएफ से नेगोशिएशन करें। अच्छा ज़हीर उसमें एक देखें आप भी इर्द-गिर्द अपने जो टॉप के इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे मिलते होंगे। उनमें से एक उस चैनल के साथ भी एसोसिएट है जहाँ पे आप काम करते हैं। मैं भी ऐसे बहुत से मिलती थी। उन सबसे जब हम कभी पूछते थे कि आपके नज़दीक बेस्ट वज़ीर-ए-ख़ज़ाना कौन है और किसको लाना चाहिए, तो कहते थे जी सागदार। मैंने कहा आप तनकीद तो बहुत करते हैं। वो कहते हैं देखिए हम तनकीद करते हैं लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझते वही और चला वही सकते हैं। तो मैंने कहा फिर 16 माह में क्या किया? तो वो आगे से मुस्कुरा के कहते थे 16 माह में तो उन्होंने जानबूझ के शहबाज शरीफ को फेल करने की कोशिश की। अब ये बात मुझे नहीं हज़म होती कि क्या शहबाज शरीफ को फेल करने की कोशिश की तो नवाज शरीफ इसके पीछे थे? अगर नवाज शरीफ थे तो क्या वो अपना वोट बैंक खराब करना चाहते थे? तो ये बात कुछ हज़म नहीं होती है। नहीं, शनीला ये बात बड़ी अहम है। उसकी वजह ये है देखें, शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ का बयानिया क्या था कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल बंद किया, यही बयानिया था ना। और कहते थे कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया है, यही बयानिया था। अब डिफ़ॉल्ट से बचाने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है वज़ीर ख़ज़ाना। अगर वज़ीर ख़ज़ाना साबिक ये कहे या उनकी तरफ से हलकों की तरफ से ये बातें हों कि हम जान के शहबाज शरीफ साहब को फ़ेल करना चाहते थे, नाकाम करना चाहते थे, तो इसका मतलब है कि आप फिर मुल्क के खिलाफ चल रहे थे। फिर जो इल्ज़ाम आप दूसरी नहीं, नहीं, पार्टीज़ पे लगाते हैं, वो नहीं कह रहे थे, ये उन सहाफ़ियों का ख़्याल है कि जानबूझ के हो मतलब रहा ये था। गलत ख़्याल है। देखिए, उनकी ये भी इनकॉम्पिटेंसी थी, वो इनकॉम्पिटेंस रहे हैं इस पूरे वो दौर में 16 माह के मेरा ख़्याल है कि उनकी कोशिश ये थी कि आईएम की शराइत बहुत सख्त थी, तो हम किसी तरह वे आउट निकालें कि हम उसकी तरफ ना जाएँ और इतनी महँगाई और ये सब कुछ ना हो। लेकिन मजबूरी बन गई थी जब आपके दोस्त ममालिक कुछ भी नहीं दे रहे थे आपको और आपको जाना पड़ा था उनके पास। नहीं, उसमें फिर ये देखें ना, आपको याद होगा जब 18 में असद उमर आए, उनके पोस्टर बॉय थे। उनको किसी और बंदे को 2012-13 में नहीं पता था कि पीटीआई की हुकूमत कल आएगी तो कौन-सी वज़ारत किसके पास होगी सिवाय असद उमर के। वो सदुमत 100% उनके वज़ीर ख़ज़ाना थे। तो उन्होंने भी यही वाला काम किया था जो आप कह रही हैं
कि उन्होंने कहा जी IMF का कर्जे नहीं लेते, फिर वो पता चला जी वो तो डिले हो गया तारीख। मतलब है कि जिस IMF से आप जान छुड़ाना चाहते थे, उसके बाद एंड ऑफ द डे इनकी रेजिग्नेशन के बाद हफीज शेख आए, उन्होंने आके जनाब सबसे पहले IMF का प्रोग्राम मैच्योर करवाया, और ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी और बहादुरी थी। यानी जिसके साथ आप जान छुड़ाना चाह रहे थे, उसी IMF के प्रोग्राम को लेके जिसके ऊपर पहले आप शर्मिंदगी का इजहार करते थे, आपने कहा कि ये हमने कामयाबी हासिल कर ली इतनी बड़ी। तो यहाँ पे भी इसाक डार साहब ने अगर कोई ताखीर की थी या इस किस्म की कोई चीज सोच रहे थे, तो उन्हें देखना चाहिए था कि इस चीज के अंदर किस चीज, क्योंकि कंडीशंस जो लगी हुई थी, जो शराइत उनकी प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ थी, जो भी था, तो बहरहाल उनका मैंडेट ये था कि वो IMF के टॉक को कामयाब करवाते, और वो नहीं करवा सके थे। और दूसरी बात है कि ज़हीर ये एक बढ़ के ही है कि IMF के हम निकाल देंगे या ख़त्म कर देंगे। देखिए बांग्लादेश का GDP हमसे ज़्यादा है, वहाँ पे फॉरेन रिज़र्व्स हमसे ज़्यादा है, लेकिन वो पिछले साल ही उन्होंने होमवर्क करना शुरू कर दिया था कि हमने अगले साल IMF के पास जाना है, तो हम अपना क्या-क्या काम करें। यानी कि हमसे ज़्यादा बेहतर GDP वाले भी IMF के पास जा रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी जिसकी वज़ह से डॉलर बहुत ऊपर गया, आपकी ये हुए। तो चलें हम तो यही चाहेंगे एक आम आवाम के तौर पे ये कि जितना रिलीफ हम आवाम को मिल सकता है वो मिले। अब हम आते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस पर। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का कल फैसला आ रहा है। अब फैसला क्या हो सकता है? अगर जिसने हियरिंग देखी होगी, क्या वो कहेंगे कि ये जजमेंट गलत थी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम रिलीव कर देते हैं। लेकिन क्या वो जुडिशरी के बारे में, जजेस के बारे में कोई फैसला दे सकेंगे? क्योंकि कुछ जजेस के जो रिमार्क्स उससे लग रहा था कि ये कोई यूनानिमस फैसला नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इसमें इख्तिलाफी नोट्स, कुछ ऐसी चीज़ें आएँगी। तो अब कल का दिन अहम है कि क्या जुडिशरी अपनी सिम दुरुस्त करने जा रही है? क्या होता है कल के फैसले में? अच्छा देखिए शनीला, सुप्रीम कोर्ट तो अब फैसला सुना रही है 2024 में, तारीख अपना फैसला जो है शुरू से सुना चुकी है। जितने जजेस थे, जिन्होंने बीच में समेत सरदार, वो जो क्या थे, नसीम साहब जो थे, उसमें नसीम हसन शाह साहब, उस समेत सब ने माना हुआ कि हमने जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ ज्यादती की थी, उसका एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर किया गया, मावराए अदालत उसको कत्ल किया गया, और इस तरीके से जजों ने, हिस्ट्री ने अपना फैसला सुनाया हुआ है। ये एक ठीक है फॉर्मेलिटी या रिकॉर्ड के तौर पे आ जाएगा, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मेरी बात सुनिए ज़हीर, इससे बहुत बड़ा सियासी फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। पीपल पार्टी को होगा। पीपल्स पार्टी, देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं शनीला, पीपल्स पार्टी को फायदा जो होना है वो बगैर जुल्फिकार अली भुट्टो के इस फैसले के भी सिंध के अंदर हो रहा है। इस फैसले के आने के बाद पंजाब के लोग उनको फिर भी वोट नहीं डालेंगे, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, उसके ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा। पंजाब कोई की ना जो हकीकत है वो ये है कि पीपल्स पार्टी कहीं पे भी नहीं है। वो बेशक भुट्टो को दोबारा से हीरो बना के जो मर्जी करके ले आए, पंजाब के अंदर से वो डस्ट एंड क्या था, वो डन एंड डस्टेड जिसे कहते हैं, वो है, इसका कोई चांस नहीं है दोबारा आने का। हाँ, सिंध वालों नहीं, को वैसे लेकिन जरूरत नहीं है। लेकिन ज़हीर उन्होंने जनूबी पंजाब में इस दफ़ा सीटें निकाली हैं। सेंट्रल पंजाब या जो नॉर्थ पंजाब है उनकी तरफ नहीं है, लेकिन जनूबी पंजाब से तो सीटें निकाल गए हैं। अगली दफ़ा आपको बलूचिस्तान और केपी से निकाल लें और कुछ जनूबी पंजाब की ज़्यादा निकाल लें और कुछ आज़ाद मिला लें, तो क्लोज़ से एक हुकूमत तो फिर बन ही जाती है। देखिए मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड कर दूं ना, मैं कमिश्नर के बयान के ऊपर जाता हूँ, वो जो जिसने बाद में इंडिपेंडेंट हो गए कहा था कि हमने राजा परवेज अशरफ से समेत 13 सीटें जो है, बाद में उसका जो भी बयान है उस पर मैं जाती नहीं। आपने क्योंकि साउथ पंजाब की बात की है, तो साउथ पंजाब में मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, हल्का एन 149 पे आ जाते हैं, जो कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी का हल्का था। उसमें रिजेक्टेड वोट पहले कम थे, और रिजेक्टेड वोट जो है वो 16,000 कर दिए गए। 16,000 रिजेक्टेड वोट करके जिस तरीके से जिताया गया, जिस तरह अभी वो फॉर्म 45 भी आ गए, इसके ऊपर भी आप नहीं, ये कल हम वीडियो 2018 कर लेंगे। 2018 के अंदर भी ऐसे था कि नहीं, जीतने के मैं मुमकिन से ज्यादा 18 के रिजेक्टेड अंदर, 18 देखिए में भी 18 के अंदर अगर गलत हुआ था तो आज भी गलत हुआ है। ये नहीं कह सकते कि 18 के अंदर ठीक हुआ था तो आज भी ठीक हो। 18 में भी ये चीजें हुई थी। फॉर्म 45 जो है वो अपलोड हो गए नहीं हैं देखिए, और बहुत से मैं एक सहाफियों बात ने कर रहा हूँ, के बहुत से मैं इन्वेस्टिगेटिव सहाफियों ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में न्यूज आएगी तो हम भी मैं उसके ऊपर तफसील मैं कर मैं लेंगे। मैं आपकी आपकी आर्गुमेंट को मैं बाय करता हूँ। आपकी आर्गुमेंट को बाय करते हुए मैं कहता हूँ कि 2018 में नून लीग के साथ कहीं पे अगर ज्यादती हुई होगी या जिसके साथ भी हुई होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज 2024 में पीपल्स पार्टी कहीं नहीं है। उसकी हकीकत ये है कि उनको धांधली करके जिताया गया है। ये मैं गिलानी बरादरान, गिलानी और उसके बेटों के हवाले से अगर आप चीजें निकालें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है। अब मतलब है नहीं, पहले लेकिन आप देखें मूसा गिलानी ने उस वक्त भी जब इमरान 7-8 से इकट्ठा खड़ा हो गया था, उस वक्त भी मेहरबानों को शिकस्त दी थी मूसा देखिए गिलानी। मूसा गिलानी वगैरह के, और गिलानी के साथ तो जो जुड़ी हुई है, जो सेनेट की चीजें जुड़ी हुई हैं, वो आपको याद होगा स्टिंग ऑपरेशन जो किया था,
नहीं, नहीं, जिन्होंने मैं सेनेट के अंदर क्या-क्या किया था, वो जो वीडियो आई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने नेशनल इलेक्शन के अंदर क्या-क्या किया होगा, ये सबके सामने। ज़िमनी ज़िमनी इलेक्शन में जब इमरान खान वगैरह की पार्टी जीत रही थी, पीडीएम सेंटर में थी, मूसा गिलानी ने तब भी सीट्स निकाली थी अपनी। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि 2018 के बाद ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान या पीटीआई सीटें हारी थी। लेकिन उसके बाद जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई 16 माह की, पीडीएम पीडीएम उसके के अंदर ज़िमनी इलेक्शन में तब भी सारे हारे निकाली। हैं फिर। हाँ, नहीं, सारे मूसा गिलानी ने निकाली थी, मेहर बानो के मुकाबले में मूसा गिलानी ने निकाली थी और एक कराची में इमरान खान को शिकस्त दी थी पीपल्स पार्टी के बंदे ने, पंजाब में मैं वही बात कर रहा हूँ, मूसा गिलानी ने जब सीट निकाली थी, वो इमरान खान का दौर था ना, वो शहबाज शरीफ का दौर नहीं था। पीडीएम का था। नहीं, क्योंकि नहीं, एक तो पीडीएम का नहीं, नहीं, जो मेहर बानो की सीट थी वो खाली हुई थी मेहर बानो के भाई की वजह से, वो पंजाब असेंबली में चला गया। जब सब कह रहे थे कि परवेज इलाही की जगह शायद ये अपने बेटे को बनाना चाह रहे वजीर आला, मेहर बानो हारी थी पीडीएम के दौर में। तब आपकी 9 कौमी असेंबली की निशस्तों में 8 पे इमरान खान खुद खड़े हो गए थे, 1 उन्होंने मेहर बानो को दे दी थी, तो मेहर बानो जो थी वो हार गई थी मूसा गिलानी से। देखिए, शनीला बात ये है कि साउथ पंजाब की जितनी भी सीटें हैं ना, ये मुल्तान वाली सीटों के ऊपर जो कुछ हुआ है वो सब के सामने है। लेकिन इसमें पहले नंबर पे अगर नून लीग है वहां से, तो दूसरे नंबर पे पीटीआई है। पहले नंबर पे अगर हुँ। पीटीआई है तो दूसरे नंबर पे नून लीग है। ये हकीकत है पीपल्स पार्टी की। अब एक फैमिली इतनी बड़ी जिसके पीछे पता नहीं कितना पैसा क्या गया, वो अगर एक आधी 2-4 सीटें जीत जाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि पीपल्स पार्टी आ गई है। बिलावल भुट्टो की सीट देख लें, 121 पे क्या हुआ है। नहीं, ये बहुत मेरी मेरी बात सुनिए, ये तो बहुत अर्ली है ना ज़हीर, अभी तो 2024 है, नई हुकूमत आई है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद हम डिस्कस करेंगे कि पीपल्स पार्टी कहाँ पे है। कल हम फैसले के ऊपर जो आएगा उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे कि क्या फैसला आता है, मखसूस नशिस्तों वाला मामला कहा जाता है, उस पे भी बात कर लेंगे और फेडरल कैबिनेट जब पूरी सामने आएगी तो तब डिस्कस कर लेंगे किस बंदे को कौन-सी सही जॉब मिली है कि नहीं मिली है। तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे जी, अल्लाह हाफ़िज़।